हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और उसके जो भी टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स को, सबके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें अभी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बचा हुआ है, तो उसका वीडियो मैं इसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में, ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक हमारा है, हम लोगों ने डिस्कस करना है किसके बारे में, एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट जो है, ये है बीएससी थर्ड सेमेस्टर 5th यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का। तो 5th यूनिट है, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, जो कंटेंट में दिया गया है यहाँ पर, तो एंजाइमोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके क्लासिफिकेशन को समझना है, मैकेनिज़्म को उसके समझना है, फिर केमिकल काइनेटिक्स या एंजाइम काइनेटिक्स क्या है उसके बारे में देखना है। तो ये सारे हमारे कंटेंट हैं जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। जैसे हमारी केमिस्ट्री हो गई, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हो गया, फिर एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, इनहिबिशन हो गया, एक्टिवेशन हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसमें कह रहा है कि इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें, ओके। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स दैट स्पीड अप द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। मोस्ट एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, जिसको हम कह सकते हैं टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। फिर कह रहा है कि सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम। क्या जो कुछ स्पेशल आरएनए स्पीसीज होते हैं, आरएनए स्पीसीज बोले तो जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इस तरीके से बात कर सकते हैं हम। तो वो आल्सो एक्ट एज एंजाइम, क्या एंजाइम के तरीके से क्या करते हैं, एक्ट मतलब अपना जो भी फंक्शन की एक्टिविटी होती है, एंजाइम के तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हैमरहेड राइबोजाइम्स, ये हो गया एग्जाम्पल में। देन फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते होंगे, हैमरहेड एंजाइम का भी दिया गया है। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, बट ये आरएनए एक्ट एज किसके, एंजाइम के तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें, तो एंजाइम का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हम लोग देखते हैं, तो कह रहा था एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड्स सबस्ट्रेट। जो एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है, मतलब एक एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, किसी एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, इज द रीजन, वह एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी एरिया है एक तरीके से, जहाँ पर बाइंड्स करते हैं सबस्ट्रेट। ओके। अब सबस्ट्रेट्स में कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट हो गए हमारे, कोफैक्टर हो गए, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एंड कंटेन्स रिड्यूस दैट हेल्प्स टू होल्ड द सबस्ट्रेट। ये हो गया स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि एक्टिव साइट जनरली ऑक्युपाइज लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस। क्या एक्टिव साइट जनरली ऑक्युपाइज, जो ऑक्युपाई स्पेस मतलब ऑक्युपाई करता है, घेरता है स्थान, लेस देन कितना, 5%, मतलब प्रतिशत से भी कम करता है, ऑक्युपाइज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम। जो एरिया एंजाइम का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका सिर्फ 5% से भी कम ऑक्युपाई करता है एक्टिव साइट। ओके। फिर कह रहा है कि एक्टिव साइट हैज ए स्पेसिफिक शेप ड्यू टू लेटरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
ये वाला कह रहा है कि एक्टिव साइट है जो स्पेसिफिक शेप होता है, जो एक्टिव साइट होता है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है ड्यू टू लेटरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर कह रहा है इज चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट्स दैट शेप या द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो एक्टिव साइट है उसका हम क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, किससे में उनका जो कॉम्बिनेशन है कैसा कैसा है। तो यहाँ पर एक्टिव साइट की जो बात कर रहा है, एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ओके, जो एक्टिव साइट ये हमारा एक्टिव साइट्स हो गया है ये। अब ये फर्दर डिवाइड करता है टू पार्ट्स में या टू ग्रुप्स में डिवाइड करता है। एक बाइंडिंग साइट हो जाएगा, एक कैटालिटिक साइट हो जाएगा। बाइंडिंग साइट क्या होंगे, बाइंडिंग साइट मतलब जहाँ पर बाइंड करता होगा, यानी इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, ये हो गया इसका। फिर कैटालिटिक साइट क्या करता है, इट परफॉर्म द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब ये परफॉर्म करता है किसके, कैटालिटिक एक्शन को, एंजाइम के जो कैटालिटिक एक्शन होता है उसको ये परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद कह रहा है, उसके बाद हमारा कोफैक्टर आता है। यहाँ पर कोफैक्टर के बारे में अभी ये जो जनरल मतलब जनरल नॉलेज की तरीके से इसका मतलब किसका कॉन्सेप्ट क्या है सबके बारे में एक बेसिक नॉलेज हम एक तरीके कवर करते हुए चल रहे हैं। बाद में इसके बारे में जब पढ़ना होगा बार कोफैक्टर क्या है, जब वहाँ पर हम बात करेंगे कोफैक्टर में होता है या कोफैक्टर या सिग्मा फैक्टर होते हैं या कोर एंजाइम्स, तो इस सब के बारे में बेसिक नॉलेज देख रहे हैं ताकि वहाँ पर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कोफैक्टर की। ओके, कोफैक्टर में क्या कह रहा है कि देखिए कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्ट्रैंड 20 अमीनो एसिड्स। ओके, कह रहा है कि कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, कैरी आउट जो ले जाता है केमिकल रिएक्शन को। ओके, दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्ट्रैंड्स 20 अमीनो एसिड। फिर अब कोफैक्टर के टाइप्स की हम देख लेते हैं, कोफैक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो कह रहा है कोफैक्टर्स ऑफ टू टाइप्स, पहला ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ओके, अब देखिए एक तो हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो गया, एक हमारा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो गया। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर में यहाँ पर अब एक मतलब रिएक्शन के तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, इनएक्टिव प्रोटीन है। ओके, और ये हमारा कोफैक्टर हो गया। तो जो इनएक्टिव प्रोटीन है उस पर कोफैक्टर क्या करता है कि बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या है, देखिए पहले तो ये इनएक्टिव प्रोटीन है, यहाँ क्या लिखा गया है कि विदाउट द कोफैक्टर अटैच्ड द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। जब तक कोफैक्टर इससे क्या अटैच नहीं करता तब तक ये जो इनएक्टिव, तब तक जो ये प्रोटीन है वो हमारा इनएक्टिव रहेगा। बट जैसे ही या इससे आकर अटैच होता है, देखिए अब यहाँ पर एक्टिव प्रोटीन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोफैक्टर था यानी ये कोफैक्टर ये आके इससे बाइंड कर लिया। तो बाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट्स द प्रोटीन, जो कोफैक्टर बाइंड करता है तो उससे जो हमारा प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये क्या है, हमारा बाइंडिंग साइट है जहाँ पर ये बाइंड करते हैं। ओके, ये L1 ये L2। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हम लोगों ने कोफैक्टर्स को देखा। तो अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो कह रहा है दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ये क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। फिर अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें इसके, तो एग्जांपल में कह रहा है कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड एनहाइड्रेज रिक्वायर्स ZN डबल आयन
फॉर इट्स एक्टिविटी। फिर कह रहा है हेक्सोकाइनेज हैज कोफैक्टर Mg2+ आयन। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, हैज कोफैक्टर, जो उसका कोफैक्टर होता है कौन होता है, Mg2+ आयन। और यहीं पर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात कर रहा है तो रिक्वायर्ड क्या करता है, Zn2+ आयन को करता है फॉर इट्स एक्टिविटी, उसके एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो गया, इनऑर्गेनिक को हम लोगों ने देख लिया, अब हमें देखना है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ओके, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में कह रहा है कि दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। मतलब ये हैं क्या, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये यहाँ सेम है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारा और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में डिफिनीशन की अगर बात करें या उसका जो फंक्शन क्या है, दोनों सेम करीब करीब। यहाँ पर क्या कहा है, दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, और यहाँ कह रहा है कि दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। सेम है, बट वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर था और ये हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रिक्वायर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पैरिडॉक्सल फॉस्फेट। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है, अब यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आता है। ओके, कि ऑर्गेनिक जो हमारा ऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसके क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया हमारा और एक कोएंजाइम हो गया। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोर या कोएंजाइम्स। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करें तो वहाँ पर कह रहा है ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए ऑर्गेनिक को बाउंड ऑर्गेनिक ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए ऑर्गेनिक को बाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक को बाउंड्स ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या प्लस आर हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो हम Na+, ओके, ग्रुप एंड बायोटिन, ये हो गया। अब यहाँ पर कोएंजाइम है, कोएंजाइम में क्या करें, कोएंजाइम इज ए लूजली टाइटली बाउंड्स कोफैक्टर आर, ये टाइटली बाउंड हो गया फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए इसका हमारा हो गया फ्लेमिन्स हेम हो गया या हीम हो गया, जैसे हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है ना वो हीम हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर भी अब कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कोएंजाइम, जो ऊपर हम लोगों ने देखा उसमें कह रहा है कि एन एंजाइम विथ इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड एंड डिजाइनेटेड एज एपो एंजाइम्स। फिर कह रहा है द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ ए प्रोटीन विथ ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेटल आयंस एंड अदर कंपोनेंट्स इज termed as holoenzyme or holoproteins। कि एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन जो होता है विथ ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक, मतलब उसके साथ में जितने भी हमारे स्मॉल या छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, मेटल्स आयन हो गए एंड अदर कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, इज टर्म्ड एज किसके लिए, होलो एंजाइम या होलो प्रोटीन के टर्म्स में उसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है कि जो सबस्ट्रेट की बात करें, अभी हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था सबस्ट्रेट के बारे में, तो सबस्ट्रेट क्या है अब उसको हम लोग बार देख सकते हैं। सबस्ट्रेट के लिए कह रहा है कि द रिस्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। When a substrate binds to an enzyme, it forms an enzyme substrate complex। कह रहा है कि जब एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है किससे, टू एन एंजाइम, किसी एक एंजाइम से,
तो यह फॉर्म करता है किसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट हो गया हमारा, ये ज्वाइन करता है किससे, एंजाइम से ज्वाइन किया। ओके, तो ये उसका प्रोसीजर था। तो यहाँ पर जो बनेगा तो वो बन जाएगा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर फॉर्म होता है। अब उसके बाद फिर आता है हमारा साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, मतलब जो एंजाइम सिंथेसिस करता है उसके साइट्स क्या क्या हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि एंजाइम साइट्स ऑफ एंजाइम सिंथेसिस में, तो कह रहा है एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। तो कह रहा है कि आर या यानी जो एंजाइम्स होते हैं यार सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ से, बाई राइबोसोम से होंगे। ओके, फिर कह रहा है कि विच आर अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। यानी फिर से इसको देखते हैं, कह रहा है कि एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, जो एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं बाय राइबोसोम से, एंड विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं, सॉरी, जो कि अटैच होते हैं किससे, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER से। ओके, RER से अटैच्ड होते हैं। फिर कह रहा है इंफॉर्मेशन फॉर द किसके, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम इज कैरीड बाय DNA, जो इन्फॉर्मेशन होता है आप फॉर द सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस का जो संश्लेषण का इन्फॉर्मेशन होता है किसके, सिंथेसिस का ऑफ एंजाइम, एंजाइम के सिंथेसिस का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कैरीड होता है किसके द्वारा, बाय द DNA के द्वारा कैरीड होता है। एंड उसके बाद कह रहा है जो अमीनो एसिड आर बॉन्डेड टूगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू द DNA कोडेड कोड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा राइबोसोम है, जो यहाँ पर ये दिया गया है डॉट लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से, ये राइबोसोम हो गए हमारे, और ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही कह रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कर, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो यही कह रहा था कि एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गए हमारे। ओके, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम। अब जो एंजाइम होता है वहीं से सिंथेसाइज्ड होता है, और किससे अटैच रहता है हमारा, ये जो ER हमारा है, ER, इसी ER से वो अटैच्ड रहते हैं। ओके, हाँ, तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसमें हम लोगों ने आज जो हमारा एंजाइमोलॉजी कॉन्सेप्ट का जो केमिस्ट्री था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये हमारा केमिस्ट्री हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लिया, मान लो अभी उतने तरीके। कल की जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा उसमें इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स और इनहिबिशन, ये कल के वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का, किसका, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड एंजाइम काइनेटिक्स। तो कल के वीडियो में ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी का जो थर्ड वीडियो हमारा पार्ट थर्ड रहेगा इस वीडियो का, उसमें ये तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्या, इनहिबिशन का, एक्टिवेशन का एंड स्पेसिफिसिटी का, ये तीन हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।